नमस्कार दोस्तों, एवरीथिंग अभिषेक यूट्यूब चैनल पे मैं अभिषेक आप सभी का स्वागत करता हूं। यह चैप्टर दूसरा है, 7th क्लास का साइंस है। एनसीईआरटी का सार हम समझ रहे हैं, सारांश को समझ रहे हैं और इसी से संदर्भ में यह वीडियो है। ध्यान रखेंगे, यह दूसरा चैप्टर है, 7वां क्लास का चैप्टर होगा, जिसमें हम चैप्टर के बारे में समझेंगे, जो कि चैप्टर है हमारा प्राणियों में पोषण किस तरीके से होता है। यानी हमने पादप में पोषण पढ़ लिया पहले चैप्टर के अंतर्गत। इसमें हम समझेंगे कि प्राणी यानी जीवों में पोषण किस तरीके से होता है, इसके बारे में समझेंगे। यह बेहद ही इम्पोर्टेंट से इम्पोर्टेंट मस्ट वीवीआई चैप्टर है। इससे कई बार कई क्वेश्चन कई एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं। अगर आपको विश्वास नहीं तो आप पीछे ईयर का कोई भी क्वेश्चन उल्टा कर देख लीजिएगा इस वीडियो को देखने के बाद, क्योंकि जब तक आप ये वीडियो नहीं देखिएगा तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि इस चैप्टर में है क्या, तो पूछा क्या गया है, तो वो आप कैसे जज करिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारे पाचन, हमारे शरीर का, मानव शरीर का पाचन तंत्र के बारे में यहाँ पर फिगर दिया गया है और इसी से संबंधित बहुत सारे जानकारी को हम समझते चलेंगे। प्रमुख शब्द के रूप में देखें तो या फिर वैज्ञानिक टर्म्स को देखें, इस चैप्टर के टर्म्स एंड मतलब शब्द को देखें तो पहला है अवशोषण। अवशोषण क्या होता है? एमिनो अम्ल क्या होता है? स्वांगीकरण, स्वांगीकरण, पित्तरस, मुख गुहिका, रदनक, सेलुलोज। पाचन तंत्र क्या होता है? निष्कासन क्या होता है? वसा अम्ल, खाद्यधानी, खाद्यधानी क्या होता है? पित्ताशय, पित्ताशय, कृतंग देख सकते हैं, कृतक। उसके बाद देख सकते हैं अंतर्ग्रहण, अंतग्रहण। उसके बाद यकृत, चवर्णक, ग्रासिका, अग्नाशय, अग्रचवर्णक, पादप, रुमेन देख सकते हैं, रूमिनेंट या फिर रोमंथी भी कहते हैं इसे। लाल ग्रंथिका क्या होता है? दीर्घ रोम क्या होता है? इन सभी चीजों के बारे में समझेंगे। ये जो शब्द आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये सभी शब्द आपको वीडियो के लास्ट तक अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगे कि ये शब्द का मतलब क्या है, इसका मीनिंग क्या होता है, इससे होता क्या है, इसका मतलब उपयोग क्या है, सब चीज हम जान लेंगे। आगे बढ़ेंगे पॉइंट की तरफ। यहाँ देख सकते हैं पहला पॉइंट चैप्टर दूसरा का आपके स्क्रीन पे कहता है कि मधुमक्खी एवं ममर पक्षी, यह एक हमिंग बर्ड इसे बोलते हैं, हमिंग बर्ड। मधुमक्खी एवं हमिंग बर्ड कह ले या फिर ममर पक्षी कह ले, पौधे से का मकरंद चूसते हैं। जैसे देखेंगे इतना बड़ा सूंड होता है इस पक्षी का, तो हमिंग बर्ड है, इसका इतना बड़ा सूंड होता है और ये उड़ते 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 रहता है, मतलब उड़ते रहता है। और ये पुष्प है, ठीक है, ये पुष्प है, इसमें से उड़ते उड़ते ही यह चूस लेता है इसका ये मकरंद जो होता है, इसका रस होता है, फूल का जो मकरंद होता है, जूस होता है मीठा, जिसे मधुमक्खी चूस करके मधुमक्खी जो शहद बनाती है मकरंद से ही बनाती है। आप 6th क्लास में पढ़ चुके होंगे, एनसीईआरटी में बता चुका हूं मैं। तो इस मकरंद को यह पक्षी चूसता है, ध्यान रखेंगे इस बात को। यह फैक्ट था। दूसरा फैक्ट आपके स्क्रीन पे, भोजन एक सतत नली से गुजरता है। भोजन क्या होता है? एक सतत नली से गुजरता है। जब हम भोजन खाते हैं तो एक नली होता है, उस नली के माध्यम से हमारे आमाशय में जाता है। उसी प्रक्रिया को हम समझ रहे हैं यहाँ से कि भोजन जो होता है एक सतत नली से गुजरता है, जो मुख गुहिका से प्रारंभ होती है। मुख से प्रारंभ होती है, प्रारंभ होकर गुदा तक जाती है। यानी जो मलद्वार होता है उसे गुदा कहा जाता है, समझ सकते हैं। इस नली को विभिन्न भागों में बांट सकते हैं। यानी इस जो नली है, यानी मुख से लेकर के गुदा तक, आप समझ गए होंगे। यहां से मैं दिखा सकता हूं, ये यहाँ से पूरा तो है ही नहीं, इसमें मुख जो होता है सो ये, और यहाँ से होते हुए ये आमाशय है, आमाशय से होकर के ये पूरा मेरा एसिटाइन है, यानी आंत है, छोटी आंत, बड़ी आंत, और यहाँ जो होता है, ये जो होता है पार्ट, ये होता है गुदा, इसे बोलते हैं गुदा। ठीक है, इसको कई पार्ट में विभाजित किया गया है, प्रत्येक पार्ट को समझते चलेंगे। पहला पार्ट है मुख गुहिका, जो हमारा मुख है। उसके बाद ग्रास नली, दूसरा पार्ट है ग्रास नली या फिर ग्रासिका भी बोलते हैं, जिसे कंठ कहते हैं, कंठ के द्वारा। और तीसरा जो होता है आमाशय होता है। उसके बाद क्षुद्रांश होता है, क्षुद्रांश यानी छोटी आंत को क्षुद्रांश कहते हैं। ध्यान रखेंगे, इस बात को ध्यान रख लेंगे। आगे जो टॉपिक होगा, आगे जो फैक्ट होगा, उसमें हम क्षुद्रांश ही बोलते चलेंगे, लेकिन आप समझेंगे क्षुद्रांश मतलब छोटी आंत, बृहदांत्र मतलब बड़ी आंत, बृहदांत्र मतलब बड़ी आंत।
बड़ी आंत जो होती है वह मलाशय से जुड़ी होती है, यानी जो मल होता है, मल का निष्कास द्वार होता है उससे जुड़ी होती है। उसके बाद जो होता है मलाद्वार अथवा गुदा, मैं पहले बता दिया गुदा किसे कहते हैं, ठीक है। ये सभी भाग मिलकर हमारा आहार नाल या फिर पाचन नाल के रूप में हम जानते हैं, पाचन नली के निर्माण करती है, पाचन नाली के रूप में हम जानते हैं। एक सत्य के रूप में हम जाने तो यहाँ से एक फैक्ट है जो उसको हम जान लेते हैं यहाँ से कि स्टार फिश, तारा मछली जिसे बोलते हैं, स्टार की तरह होता है। यह कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कवच वाले जंतुओं का आहार करती है, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट जो कठोर कवच होता है जिसका, उसको यह जो है स्टार फिश खा लेती है। जैसे आप शंख देखे होंगे, शंख एक प्रकार का जीव होता है, ठीक है। शंख, डोका जिसको बोलते हैं, घोंघा जिसको बोलते हैं, तो वो चीज होता है, उसके ऊपर जो बाह्य आवरण होते हैं उस पर कैल्शियम कार्बोनेट का आवरण होता है। उस आवरण वाले जो भी जंतु होते हैं, समुद्री जंतु, ये भी एक समुद्री जंतु ही है स्टारफिश, उस सभी को यह खा लेता है। कवच खोलने के बाद यह अपने मुख से अपना आमाशय अंदर मतलब बाहर निकालती है, आमाशय बाहर निकालती है तथा जंतु के कोमल भाग को खा जाती है, यानी कि जंतु के जो कोमल भाग होते हैं उसे खा जाती है। आमाशय वापस शरीर में चला जाता है तथा आहार धीरे धीरे पचता है, यानी ये जो खाने की जो इसका प्रक्रिया होता है, यह इसके मुख नहीं होते, ये डायरेक्ट टू डायरेक्ट पेट से ही खा लेता है। भाई साहब समझ रहे हैं इस बात को, किस तरीके से खाता है ये, इसके पास मुख नहीं होता है, या डायरेक्ट टू आमाशय से ही खाता है, मुख होता ही नहीं है इसमें, देख सकते हैं। कवच खोलने के बाद यह अपने मुख से अपना आमाशय बाहर निकालती है, यानी मुख से आमाशय, यानी मुख से वह आमाशय निकालता है और आमाशय से वह खा लेता है। समझ रहे बात को? आगे बढ़ेंगे तो यह नेक्स्ट फैक्ट है, आमाशय के आंतरिक भित्ति। आमाशय के बारे में सबसे पहला पॉइंट है आमाशय। मुख तो आप लोग जान ही हो गए होंगे, मुख के बारे में भी हम बताएंगे, यहाँ पर मुख गुहिका क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं, यहाँ पर कुछ फैक्ट दिए हुए हैं। तो आमाशय के आंतरिक भित्ति, जिसे क्षुद्रांश तथा आहार नाल से संबंध विभिन्न ग्रंथियां होती है, जैसे कि लाल ग्रंथि, यकृत, अग्नाशय, पाचक रस स्रावित करते हैं। कौन कौन? तो देख सकते हैं कि कौन कौन से चीज पाचक रस स्रावित करते हैं। तो आप यहां से जान सकते हैं कि जैसे लाल ग्रंथि होते हैं, यकृत होते हैं, अग्नाशय होते हैं, आमाशय भी होते हैं, ये सभी के सभी पाचक रस स्रावित करते हैं। पाचक रस जटिल पदार्थों को उसके सरल रूपों में बदल देते हैं। जो भी चीज हम खाते हैं उसे पाचक रस क्या करता है, तो सरल पदार्थों में सरल रूप में बदल देता है। आहार नाल एवं संबंध ग्रंथियां मिलकर पाचन तंत्र निर्माण करती है। आहार नाल के साथ संबंध ग्रंथियां, जो भी ग्रंथि होती है वो सभी मिलकर के हमारे पाचन तंत्र का निर्माण होता है, जीवों का जो होता है पाचन तंत्र का निर्माण होता है। आगे देखेंगे मुख एवं मुख गुहिका क्या होता है। मुख एवं मुख गुहिका के रूप में जाने तो आहार को शरीर के अंदर लेने की क्रिया अंतर्ग्रहण कहलाती है। जब हम आहार को अपने शरीर के अंदर लेते हैं यानी खाते हैं तो वह अंतर्ग्रहण कहलाता है, अंतर्ग्रहण की क्रिया कहलाता है। उसके बाद यहाँ पर कुछ दांत के बारे में दर्शाया गया है, तो दांत के बारे में जानकारी होनी जरूरत है। तो यहाँ से देख सकते हैं दांतों की व्यवस्था किस प्रकार से है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे मुख में लाल ग्रंथि होती है। लाल ग्रंथि कहाँ होती है, तो हमारे मुख में होती है, जो लाला रस यानी लार स्रावित करती है। लाला ग्रंथि, माफ कीजिएगा, लाल ग्रंथि मैं पढ़ रहा था बार बार, ये लाला ग्रंथि है। लाला ग्रंथि, लार ग्रंथि बात बराबर है। ये लार ग्रंथि, यहाँ से लार बनते हैं और भोजन को पाचन में यह भी एक अहम भूमिका निभाता है लार हमारा, ठीक है। यहाँ से देख सकते हैं ये हमारा जो दांत है, ये 4 दांत होते हैं, इसे बोलते हैं कृतंक, ठीक है। ये 4 दांत को बोलते हैं, आगे वाले जो दांत होते हैं उसे कृतंक बोलते हैं। ये जो साइड में नुकीले दांत जो होते हैं आपके, नुकीले दांत देख सकते हैं, ये नुकीले दांत को बोलते हैं रदनक, जो चीरने फाड़ने के काम में आते हैं। उसके बाद दो देख सकते हैं इस वाले दांत को, ये जो 2 दिख रहे हैं आपको, ये देख सकते हैं अग्र चवर्णक, यानी इसको चौह बोलते हैं, ठीक है, इसको चौह बोलते हैं, ये दोनों दांत को चौह बोलते हैं, ठीक है। और ये लास्ट का जो दांत है देख सकते हैं, ये लास्ट का जो 6 दांत है, ये 6 दांत होते हैं और ये 4 दांत होते हैं।
और ये आपका देख सकते हैं 2 दांत होते हैं और ये आपका 4 दांत होते हैं। तो देख सकते हैं किस प्रकार से है 4 2 4 6 इस प्रकार से है। तो ये जो दांत होते हैं कृदनक, रदनक एवं अग्रचवर्णक और चवर्णक, तो ये तो इस प्रकार से दांत होते हैं हमारे मुख में। ध्यान रखेंगे इस बात को। यहाँ से देखते हैं तो कुछ आपको फिगर में देखने को मिलेगा, इसको बोलते हैं मुख गुहिका। लाल ग्रंथि हमारे दाढ़ी यानी नीचे वाले जो होते हैं पार्ट यहाँ पर होते हैं। उसके बाद ग्रासिका बोलते हैं इसको, इस नली को, जिसके नली के थ्रू हमारा भोजन जो हम ग्रहण करते हैं वह आमाशय में जाता है, यह आमाशय है इसमें जाता है, तो यह आपका आहार ग्रासिका कहलाता है। यकृत हमारा यहाँ पर अवस्थित रहता है, ये हमारा यकृत है। ये पित्ताशय है, यकृत के जस्ट नीचे ही पित्ताशय होता है जिसे गॉल ब्लैडर भी कहते हैं। और देख सकते हैं अग्नाशय, अग्नाशय ये होता है अग्नाशय हमारा। इसके बाद ये क्षुद्रांश है, ये क्षुद्रांश यानी छोटी आंत ये होता है और बड़ी आंत ये होता है, ठीक है, वेदांत इसे बोलते हैं। उसके बाद इसे मलाशय कहते हैं, इसे मल यानी गुदा कहते हैं। ये मानव का पाचन तंत्र की फिगर आपको देखने को मिला। आगे बढ़ेंगे, ये चैप्टर थोड़ा सा लंबा होगा तो वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो कैसा लग रहा है निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब करिएगा ही हमारे इस चैनल को इसी प्रकार के वीडियोस देखने के लिए, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो कुछ फैक्ट है दूध के दांत तथा अस्थाई दांत के बारे में। कहता है कि क्या आपको याद है कि कुछ वर्ष पूर्व आपके दांत गिरने लगे थे? हमारे दांतों का प्रथम सेट शैशवा काल से निकलता है तथा लगभग 8 वर्ष की आयु तक ये सभी दांत गिर जाते हैं। यानी कि जो भी दांत होते हैं हमारे बचपन वाले, जो जन्म के समय, जन्म के बाद जो है कि उगते हैं, शैशवा अवस्था में आते हैं, उसके बाद 8 साल तक ये दांत रहते हैं और मतलब 8 साल तक खत्म हो जाते हैं, ठीक है। बताया गया है यहाँ पे कि 8 वर्ष तक ये सभी दांत गिर जाते हैं। इन्हें दूध के दांत कहते हैं और दांतों के स्थान पर दूसरे दांत निकलते हैं जिन्हें अस्थाई दांत के रूप में जाने जाते हैं। और सामान्य स्वस्थ व्यक्ति के अस्थाई दांत पूरे जीवन भर बने रहते हैं तथापि वृद्धावस्था के प्रायः गिरने भी लगते हैं। ध्यान रखेंगे इस बात को। आगे बढ़ेंगे तो पॉइंट निकल के आएगा लाला रस। लाला रस जिसे आप कहते हैं क्या, तो लाला रस यानी लार जिसे कहते हैं, चावल के मड को शर्करा में बदलने के लिए लाला रस की आवश्यकता होती है। जब हम चावल खाते हैं उसको पचाने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है, तो लाला रस यानी लार की आवश्यकता होती है, जो उसे मड को उसके जो मड होते हैं, चावल के जो मड होते हैं उसे शर्करा में परिवर्तित कर देते हैं और हमारे शरीर इसकी पूर्ति कर लेते हैं। ध्यान रखेंगे। और आगे बढ़ेंगे, क्या बढ़ेंगे तो यहाँ से देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे कि जीभ एक मांसल पेशीय अंग है। यानी मांसल पेशीय अंग के बारे में पूछा जाए कि कौन सा ऐसा अंग है जो मांसल पेशीय अंग है, तो जीभ हमारा मांसल पेशीय अंग है जो पीछे की ओर मुख गुहिका के अंदर अधर तल से जुड़ी होती है। देख सकते हैं यह जो होती है मुख गुहिका के अधर तल से जुड़ी होती है, कौन जीभ होती है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट के रूप में जीभ पर स्वाद कलिकाएं होती है। जीभ पर क्या होती है, तो स्वाद कलिकाएं होती है जिनकी सहायता से हमें विभिन्न प्रकार की स्वाद का पता चलता है। विभिन्न प्रकार के स्वाद हमें किससे पता चलता है, तो स्वाद कलिकाएं से हमें पता चलता है, जीभ पर अवस्थित होती है यह स्वाद कलिकाएं। आगे बढ़ेंगे तो ग्रासिका की भित्ति के संकुचन से भोजन नीचे की ओर सरकता है। ग्रासिका की भित्ति से संकुचन से भोजन नीचे की ओर सरकता है। ग्रासिका भित्ति के संकुचन से भोजन क्या होता है, तो नीचे की ओर सरकता है। आगे बढ़ेंगे, आमाशय मोटी भित्ति वाली एक थैलीनुमा संरचना है। आमाशय मोटी भित्ति वाली एक थैलीनुमा संरचना है। यह चपटा एवं जे आकार की आकृति का होता है तथा आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग है। आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग क्या है, तो देख सकते हैं आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग क्या है, तो आमाशय की मोटी भित्ति होती है, यह थैलीनुमा होती है और आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग यही होता है। यह एक ओर से ग्रासिका यानी ग्रास नली से और खाद्य प्राप्त करता है। यानी आमाशय जो होता है एक ओर से खाद्य मतलब जो हम खाते हैं उसको प्राप्त करता है तथा दूसरी ओर से क्षुद्रांश में खुल जाता है, यानी हमारी छोटी आंत में खुल जाता है आमाशय का एक भाग। ध्यान रखेंगे यह जे आकार का होता है और चपटा भी होता है। उसके बाद देखें तो आमाशय का आंतरिक स्तर सतह श्लेषम या फिर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा पाचक रस स्रावित करता
है। यानी श्लेष्म यानी कुछ श्लेष्म यानी लस्सीदार जो पदार्थ होते हैं, लस्सीदार तरलीय पदार्थ होते हैं, श्लेष्म उसे बोलते हैं। श्लेष्म हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा पाचक रस स्रावित करते हैं। पूछा जा सकता है कौन सा ऐसा अंग है जो हमारे शरीर में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है कि प्रोड्यूस करता है, स्रावित करता है। तो यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित करने वाला अमाशय होता है, जो आंतरिक स्तर पर यह स्रावित करता है। श्लेष्म अमाशय के आंतरिक स्तर को सुरक्षा प्रदान करता है। श्लेष्म क्या करता है, तो आंतरिक स्तर, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल समझ रहे हैं आप, इतना खतरनाक होता है, किसी भी पदार्थ पर डाल दीजिए तो उसको गला ही देता है। अगर आपके पेट में उत्पन्न हो रहा है और आपको कुछ नहीं हो रहा है, समझ सकते हैं ना आप भाई साहब। आप मांस खाते हैं, ठीक है, मांस खाते हैं और आपके शरीर ही पूरा मांस से बना है, फिर भी आपका जो शरीर नहीं पचता है, लेकिन जो आप खाते हैं वह मांस पच जाता है। तो यह क्यों होता है, कैसे होता है? यही श्लेष्म है जो बचाता है हमारे शरीर को, और जो हम खाते हैं उसको पचाने के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उपस्थित रहता है हमारे अमाशय में। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट के रूप में पाचक रस। पाचक रस जिसे जठर रस भी बोलते हैं, प्रोटीन को सरल पदार्थों में विघटित कर देता है। पाचक जो रस होता है वह प्रोटीन को जो है कि सरल पदार्थों में विघटित कर देता है और हमारा शरीर इसे प्राप्त कर लेता है, इससे ऊर्जा। ठीक है, और यहाँ पर देखें तो क्षुद्रांश यानी छोटी आंत के बारे में बताया गया है कि क्षुद्रांश लगभग 7.5 मीटर लंबी होती है। छोटी आंत की लंबाई 7.5 मीटर होती है। अत्यधिक कुंडलित नली होती है, यानी कि यह मतलब कुंडलित आप समझ रहे हैं, घुमावदार, घूम घूम करके आपको दिखेगा, आपको पेट में ही देख सकते हैं आप, फिगर में भी मैं दिखाया था शुरू में। तो ये 7.5 मीटर लंबी होती है, हमारी छोटी आंत की लंबाई 7.5 मीटर होती है। यह यकृत एवं अग्नाशय से स्राव पदार्थ प्राप्त करती है, यानी कि यह यकृत एवं अग्नाशय से स्राव प्राप्त करती है। इसके अतिरिक्त इसकी भित्ति से भी कुछ रस स्रावित होते हैं, यानी कि जब हम देखें तो क्षुद्रांश यानी छोटी आंत के भित्ति से भी कुछ रस स्रावित होती है जो भोजन को पचाता है। ठीक है, और यकृत एवं अग्नाशय से भी कुछ स्राव यानी कुछ स्राव उसे प्राप्त होता है, कुछ रस प्राप्त होता है भोजन को पचाने के लिए, पूर्णतः पचने के लिए। आगे बढ़ेंगे तो यकृत गहरे लाल भूरे रंग की ग्रंथि है। यकृत का रंग कैसा होता है, तो गहरे लाल भूरे रंग की होती है, गहरे लाल भूरे रंग की होती है, ग्रंथि है। यह एक यकृत क्या है, तो अंग नहीं है, यह एक ग्रंथि है जो उदर के ऊपरी भाग यानी जो अमाशय होते हैं उसके ऊपरी भाग में दाहिने यानी दक्षिणी की ओर अवस्थित होती है। यह शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होता है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होता है, ध्यान रखेंगे। यह पित्त रस स्रावित करता है। यकृत से स्रावित होने वाले रस को पित्त रस कहा जाता है, जो एक थैली में संग्रहित रहता है। यह जो रस स्रावित होता है वह एक थैली में संग्रहित रहता है, स्थित रहता है, और इसे जो जिस थैली में पित्त रस मतलब रहता है उसे पित्ताशय कहते हैं। पित्त रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, यानी पित्त रस हमें वसा के पाचन में अहम भूमिका निभाता है। पित्त रस वसा को पचाने में अहम भूमिका निभाता है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट फैक्ट के रूप में अग्नाशय। अग्नाशय हल्के पीले रंग की एक बड़ी ग्रंथि होती है जो अमाशय के ठीक नीचे में स्थित होती है। अग्नाशय एक हल्के पीले रंग की बड़ी ग्रंथि होती है जो अमाशय के ठीक नीचे अवस्थित रहती है। अग्नाशिक रस यानी कि अग्नाशयिक रस कार्बोहाइड्रेट एवं प्रोटीन क्रिया करता है। जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं एवं प्रोटीन होते हैं उनकी क्रिया करता है तथा इनको उनके सरल रूप में परिवर्तित करते हैं, यानी पचा देता है। कार्बोहाइड्रेट एवं प्रोटीन को पचाने वाला अग्नाशयिक रस होता है। देख सकते हैं अग्नाशयिक रस होता है जो अग्नाशय से निकलता है, उसको पचाता है जो कार्बोहाइड्रेट एवं प्रोटीन होता है। ठीक है, आंशिक रूप से पचा भोजन अब क्षुद्रांश यानी छोटी आंत के निचले भाग में पहुंचता है, जहां आंत्र रस पाचन क्रिया को पूर्ण कर देता है। यानी आंत्र रस जो होता है वो पाचन क्रिया को पूर्ण कर देता है। कहाँ, छोटी आंत में, जब पूर्ण होते हुए निकलता है तब। ठीक है, छोटी आंत से बड़ी आंत में जाता है तब। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट सरल शर्करा जैसे ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट के यानी सरल शर्करा के रूप में, ग्लूकोज के रूप में परिवर्तित हो जाता है। वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल में परिवर्तित हो जाता है।
प्रोटीन एमिनो अम्ल में परिवर्तित हो जाते हैं। ध्यान रखेंगे हमारे शरीर में जो वसा हम लोग लेते हैं वह किस रूप में परिवर्तित हो जाता है, वह वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल में परिवर्तित हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है। प्रोटीन हमारा एमिनो अम्ल में परिवर्तित हो जाते हैं। ध्यान रखेंगे इस बात को। आगे बढ़ेंगे और निकल के आता है क्षुद्रांश में अवशोषण किस प्रकार से होता है। क्षुद्रांश में अवशोषण किस प्रकार से होता है, तो अवशोषण सबसे पहले जाने तो अवशोषण होता क्या है। तो पचा हुआ भाग भोजन अवशोषित होकर क्षुद्रांश की भित्ति में स्थित रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है। इस प्रक्रम को अवशोषण कहते हैं। जब हम खाते हैं कोई भी चीज और उसको पचा लेते हैं और पचा करके अवशोषित कर लेता है हमारा क्षुद्रांश की भित्ति, तो वह रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है। इस प्रक्रम को, जो यह प्रक्रिया हुआ, यह प्रक्रिया अवशोषण कहलाता है। क्षुद्रांश की आंतरिक भित्ति पर अंगुलियों के समान उभरी हुई संरचना होती है, जिन्हें दीर्घ रोम अथवा रसांकुर कहते हैं। रसांकुर किसे कहते हैं, तो क्षुद्रांश यानी छोटी आंत के आंतरिक भाग के भित्ति पर अंगुलियों के समान उभरी हुई संरचना होती है, उन्हें दीर्घ रोम कहते हैं। दीर्घ रोम कहते हैं अथवा रसांकुर कहते हैं। इसी दीर्घ रोम के द्वारा हमारा शरीर जो होता है उसमें से जो पदार्थ होते हैं जो हमारे शरीर को चाहिए, वसा अम्ल जो भी विटामिन चाहिए, वो सभी खींच लेते हैं। आगे बढ़ेंगे। दीर्घरोम की सतह से पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है तथा यह रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है। अवशोषित पदार्थों के स्थानांतरण रुधिर वाहिकाओं द्वारा शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंच जाता है। रुधिर जो है रुधिर वाहिकाओं द्वारा शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंच जाता है। कौन सा, जो अवशोषित पदार्थ होता है, अवशोषित विटामिन होते हैं वो, ठीक है, जहां उनका उपयोग जटिल पदार्थों को बनाने में किया जाता है। इस प्रक्रम को स्वांगीकरण कहता है। यानी कि स्वांगीकरण किसे कहते हैं, जब कोई भी पदार्थ को हम अवशोषित कर लेता है हमारा शरीर और उस पदार्थ को रुधिर वाहिकाओं द्वारा विभिन्न अंगों तक पहुंचा दिया जाता है और इन पदार्थों को जब जटिल रूप में बना दिया जाता है तो यह प्रक्रिया जो होता है, यह प्रक्रिया स्वांगीकरण कहलाता है। कोशिकाओं में उपस्थित ग्लूकोज का विघटन ऑक्सीजन की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में हो जाता है। कोशिकाओं की उपस्थिति में ग्लूकोज का विघटन किस रूप में हो जाता है, तो ऑक्सीजन की सहायता से ग्लूकोज का विघटन ऑक्सीजन की सहायता से कार्बन हाइड्रोक्साइड एवं जो है कि जल में हो जाता है और ऊर्जा को मुक्त कर देती है, जो हमें हमारे शरीर को मिल जाता है ऊर्जा, ठीक है। और देखें तो भोजन का वह भाग जिसका पाचन नहीं हो पाता है अथवा अवशोषण नहीं हो पाता है, विधांत यानी कि बड़ी आंत में भेज दिया जाता है। इसे बड़ी आंत में भेज दिया जाता है, वहां से मल द्वारा उसे निष्कासित कर दिया जाता है। यहाँ देखेंगे नेक्स्ट जो पार्ट है, नेक्स्ट पॉइंट है जो वृद्धांत कहलाता है। वृद्धांत यानी बड़ी आंत, इसको बड़ी आंत भी बोलते हैं, बड़ी आंत, ठीक है। बड़ी आंत किसे कहते हैं, बड़ी आंत के बारे में यहां से जानेंगे कि वृद्धांत यानी बड़ी आंत क्षुद्रांश की अपेक्षा चौड़ी एवं मोटी होती है। चौड़ी एवं मोटी होती है। यह लगभग 1.5 मीटर लंबी होती है। इसका मुख्य कार्य जल एवं कुछ लवणों का अवशोषण करना होता है। यानी कि बड़ी आंत का हम देखें तो बड़ी आंत क्या होती है, तो अपेक्षाकृत छोटी आंत से चौड़ी एवं मोटी होती है। छोटी होती है, इसके अपेक्षा चौड़ी होती है और छोटी होती है। इसकी लंबाई 1.5 मीटर होती है। इसका मुख्य जो कार्य होता है जल एवं कुछ लवणों का अवशोषण करना होता है। बचा हुआ उपचित पदार्थ मलाशय में चला जाता है। बचा हुआ जो कुछ पदार्थ है वह इसी के थ्रू मलाशय में चला जाता है तथा अर्ध ठोस मल के रूप में रहता है। समय पर गुदा के द्वारा मल बाहर निकाल दिया जाता है, जिसे निष्कासन कहते हैं। निष्कासन किसे कहते हैं, जब किसी भी अपशिष्ट को जब हम अपने शरीर से निकाल देते हैं, बाहर कर देते हैं, उसे निष्कासन कहते हैं। निकाल देते हैं तो निष्कासन हो गया, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट फैक्ट कहता है कि वे पहले घास देख सकते हैं, वह पहले घास को जल्दी निगलकर आमाशय के एक भाग में भंडारित कर लेते हैं। यानी कि यह जो है कि यह जंतु के बारे में कहा जा रहा है। जो जंतु घास खाते हैं उसके बारे में कहा जा रहा है यहाँ पे कि जंतु किस प्रकार से पाचन करते हैं। तो वे पहले घास को जल्दी निगलकर अपने आमाशय में इसके एक भाग में भंडारित कर लेते हैं और यह भाग रुमेन कहलाता है। रुमेन यानी प्रथम आमाशय के रूप में जान सकते हैं आप इसे। इस भाग को क्या कर लेते हैं, रुमेन कहलाता है। यानी रुमेन
किस कहां पर पाया जाता है, मतलब किस में पाया जाता है, तो यह रुमेन जंतु में पाए जाते हैं। पूछा जा सकता है रुमेन किस में पाए जाते हैं, कौन से जीव में पाए जाते हैं, तो जंतु दे देगा, मानव दे देगा और आपको दे देगा पादप, और इनमें से एक से अधिक और इनमें से कोई नहीं, तो आप कौन सा ऑप्शन लगाइएगा, पढ़े रहिएगा तब ना लगाइएगा भाई साहब। ये रुमेन कहलाता है, जिसमें जल्दी जल्दी घास खा करके जो होता है कि जंतु अपने पेट के अंदर इसे प्रथम आमाशय में रुमेन में रख लेता है। ठीक है, रूमेंट देख सकते हैं, रूमिनेंट, रूमिनेंट में आमाशय 4 भागों में बटा होता है, रूमिनेंट में आमाशय 4 भागों में बटा होता है। रुमेन में भोजन का आंशिक पाचन होता है, जिसे जुगाल यानी कड कहते हैं। जुगाली जो करती है ना पशु गाय, वो ठीक है, तो ये इसे कड भी कहते हैं और जुगाल भी कहते हैं। उसके द्वारा इसका भोजन आंशिक पाचन होता है, जिसके द्वारा जुगाल करते हैं। उसके बाद जो है कि उसके पेट में जाता है और वो सारे के सारे प्रक्रिया होता है। ठीक है, उसके बाद पचता है उसमें भोजन। ये देखेंगे हमारे जो ये नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है, ये पीडीएफ प्राप्त करने का एक साधन है निश्चित रूप से। इस पेमेंट के थ्रू आप पेमेंट करिएगा, इस क्यूआर कोड के माध्यम से इस पर पेमेंट स्लिप भेजिएगा, पीडीएफ आपको मिल जाएगा निश्चित रूप से। मैंने इसको फ्री में भी दे सकता था, और फ्री में वीडियो में आपको दे ही रहा हूँ। ठीक है, लेकिन पीडीएफ इसलिए फ्री में नहीं दे सकता कि इसमें कुछ मेहनत लगते हैं। ठीक है, मेहनत तो लगते ही हैं, और मैं बता दूं आपको जो फ्री में मिल जाएगा ना, तो उसको आप पढ़िएगा नहीं, उसको रख दीजिएगा, पड़ा रहेगा फोन में, लेकिन पढ़िएगा नहीं। लेकिन आपको पैसा लगा रहेगा तो आप इसे लेकर के पीडीएफ देखिएगा या फिर प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा उसको, उसके बाद यह वीडियो देखते चलिएगा और साथ ही साथ अपने से भी खुद से भी पढ़ते चले जाइएगा, तो निश्चित रूप से अधिक तैयारी होगा, अधिक समझ में आएंगे आपको। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। इसी सभी जानकारी के साथ यहाँ पर देख सकते हैं एक गाय का पिक्चर लिखा गया है। रुमेन कहाँ होता है, तो ये रुमेन कहलाता है, जिसमें प्रथम बार घास खाया और यहाँ पर स्टोर कर लिया। उसके बाद यह ग्रासिका कहलाती है, जिसके द्वारा यह घास खाती है गाय, तो नीचे मतलब इसके रुमेन में जाता है, इसके पेट में जाता है। तो उसके बाद जैसे अमाशय यहाँ पर होता है इसका, ये जो अमाशय है इसका, ठीक है, ये देख सकते हैं क्षुद्रांश है, इसका आंत है। ठीक है, और ये अंधनाल है, ये देख सकते हैं अंधनाल है। इसके बाद ये वृद्धांत है, बड़ी आंत है इसका, और यहाँ से इसका मलद्वार वगैरह निकल जाता है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से किसी रोमंथी का अमाशय रोमंथी यानी जो जीव होता है इस प्रकार के, इस प्रक्रम को रोमंथन कहलाते हैं। जो जंतु होते हैं, जंतु में जो पाचन होती है वह रोमंथन प्रक्रम के द्वारा ही होता है। रोमंथन यानी जुगाली करना भी कहते हैं, जिसको जुगाली में पहले ही बोल दिया था, जुगाली करना कहते हैं। तथा ऐसे जंतु रूमेनेंट अथवा रोमंथी कहलाते हैं। जो जंतु जुगाली करते हैं, जो मतलब पाउज करते हैं या फिर जुगाली करते हैं, वह क्या कहलाते हैं, रोमंथी पशु कहलाते हैं। ठीक है, तो रोमंथी पशु होते हैं, ध्यान रखेंगे, गाय है, भैंस है, बकरी है या ऊंट है, ये सब सारे चीज होते हैं जो घास खाते हैं अक्सर, तो ये आपका रोमंथी पशु कहलाते हैं। ठीक है, कुछ यहाँ पर फैक्ट दिया गया है, इसको देख लेते हैं कि कभी कभी आपको जल रूपी पतले मल के बार बार निष्कासन की आवश्यकता होती है। इस स्थिति को दस्त कहते हैं। दस्त किसे कहते हैं, जो पतले मल, आप समझ सकते हैं, इस बात को ज्यादा डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं है। यह संक्रमण खाद्य विषाक्त अथवा अपच के कारण होता है। भारत में विशेषकर बच्चों में अति सामान्य स्थिति है और चरमावस्था में यह घातक भी हो सकता है। इसका मुख्य कारण शरीर के अंदर शरीर में जल लवण की अत्यधिक क्षति होने के कारण इसकी आवश्यकता हो जाती है, और इसे सहजता से टालना नहीं चाहिए। इसे चिकित्सक के साथ जल्द से जल्द ले जाना चाहिए। उबालकर ठंडा किए हुए जल को चुटकी भर नमक मिलाकर, चीनी मिलाकर पीना चाहिए। नींबू का सेवन करना चाहिए और जीवन रक्षक घोल यानी ORS की घोल को इस्तेमाल करना चाहिए। इस बात को देख रहे होंगे आप। इसी से जुड़ी जानकारी आगे बढ़ेंगे और देखते हैं नेक्स्ट। घास में सेलुलोज की प्रचुरता होती है। घास में सेलुलोज की प्रचुरता होती है, जो एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट के रूप में जाने तो सेलुलोज एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट ही है, समझ सकते हैं इस बात को। किसी रूमिनेंट यानी कोई भी पशु अथवा रोमिनंथी पशु, हिरन आदि के रुमेन में सेलुलोज का पाचन करने वाली जीवाणु पाए जाते हैं। इसका जो पाचन होता है सेलुलोज का, वह किसी न किसी जीवाणु के द्वारा होता है, किसी जीवाणु के द्वारा होता है। इसके जो है कि पेट में यानी रुमेन में
जंतु के जो पेट होता है उसे रुमेन बोला जाता है, ठीक है। इस रुमेन में यह जीवाणु पाए जाते हैं इसके पाचन के लिए। आगे बढ़ेंगे, चैप्टर थोड़ा सा लंबा है तो बने रहिएगा वीडियो में और जानते चलते हैं यहाँ पर नेक्स्ट फैक्ट के रूप में। तो जानवरों जैसे घोड़ा, खरगोश आदि क्षुद्रांशों एवं वृद्धांतों के बीच एक थैलीनुमा बड़ी संरचना होती है जिसे अंधनाल कहते हैं। क्या कहते हैं? तो अंधनाल कहते हैं। भोजन को सेलुलोज का पाचन यहाँ पर कुछ जीवाणुओं द्वारा किया जाता है, यानी भोजन के सेलुलोज को कुछ पाचन जो है कि यहाँ जीवाणुओं द्वारा किया जाता है। जीव की मैं बात कर रहा हूँ, सिर्फ जीव मतलब कि जानवरों की बात कर रहा हूँ, जैसे कि घोड़ा, खरगोश आदि में क्षुद्रांश एवं वृद्धांत के बीच थैलीनुमा बड़ी संरचना होती है जिसे अंधनाल कहा जाता है। और भोजन के सेलुलोज का पाचन यहाँ पर कुछ जीवाणुओं के द्वारा होता है, यानी कि अंधनाल में इसे पाचन किया जाता है जीवाणुओं के द्वारा। आगे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट फैक्ट के द्वारा दिखा गया है यहाँ पर अमीबा के बारे में। अमीबा जलाशयों में पाए जाने वाला एक कोशिकीय जीव होता है। अमीबा जो होता है जलाशयों में पाए जाते हैं, यह एक कोशिकीय जीव होता है। अमीबा की कोशिका में एक कोशिका झिल्ली होती है, एक गोल सघन केंद्रक एवं कोशिका होती है। एक गोल सघन केंद्रक एवं कोशिका होती है, मतलब एक ही कोशिका होता है उसमें, समझ गए ना। द्रव में बुलबुले के समान उनके धानियां होती है, यानी कोशिका द्रव में बुलबुले के समान क्या होती है, तो अनेक धानियां होती है। देख सकते हैं ये देख सकते हैं खाद धानियां, ये बुलबुले के अनुसार देख सकते हैं ना, ये धानियां होती है। अमीबा निरंतर अपनी आकृति एवं स्थिति बदलता रहता है। अमीबा क्या करता है, तो निरंतर अपनी आकृति बदलता रहता है। अमीबा से TRE2 में बीपीएससी TRE2 में पूछा गया क्वेश्चन है यह, सामान्य अध्ययन के अंतर्गत, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं इसी पॉइंट से पूछा गया था कि अमीबा खाद्य कहाँ से प्राप्त करती है, खाना कहाँ से खाती है, ये चीज पूछा गया था। यह एक अथवा अधिक अंगुलियों के समान प्रवर्ध निकालता रहता है जिन्हें पदाव कहते हैं। जिन्हें क्या कहते हैं, तो पदाव कहते हैं। कृत्रिम जैसे अर्थात कृत्रिम पांव भी कह सकते हैं जो इन्हें गति देने एवं भोजन पकड़ने में सहायक होते हैं। अमीबा में जो पदाव होते हैं, या यह चीज पूछा जा सकता है आपको क्वेश्चन कि अमीबा अपनी खाद किसके द्वारा पकड़ते हैं, तो ये जो है कि पदाव द्वारा पकड़ते हैं। और पूछा गया था कि अमीबा अपनी खाद्य जो है कहाँ पर पचाते हैं, ठीक है, तो खलिहानी में पचाते हैं। ये देख सकते हैं धनिया में पचता है इसका। यह देख सकते हैं कि पकड़ने में इसे सहायता करते हैं और निगल लेता है, यानी कि इसी की सहायता से यह पदार्थ को पकड़ता है और निगल लेता है। खाद्य पदार्थ उसकी खाद्यानी में फंस जाते हैं। उस खाद्य पदार्थ जो होते हैं उसके खाद्यानी में फंस जाते हैं और उसी में जो है इसका पाचन भी हो जाता है। देख सकते हैं खाद्य कणिका है, इसे अंतर्ग्रहण कहते हैं। पदाव ये होता है और केंद्रक होता है, इसे बोलते हैं केंद्रक। और ये आपको देख सकते हैं बहुक्षेपित अपशिष्ट पदार्थ है, ये अपशिष्ट पदार्थ से निकाल देते हैं। खाद्यानी में ही पाचक रस स्रावित होता है। खाद्यानी में ही, खाद्यानी नहीं, अलग अलग है खाद और धानी। खाद्यानी में ही जो है पाचक रस स्रावित होता है, वहीं पर इसका पाचन भी हो जाता है। इस बारे में आप जान गए होंगे। और यहाँ से इस चैप्टर के माध्यम से आपने क्या सीखा, यानी सारांश के रूप में जानेंगे तो हमने सीखा यहाँ से पहला पॉइंट, जंतु पोषण में पोषण आवश्यकताएं, भोजन अंतर्ग्रहण की विधियां एवं शरीर में इनका उपयोग सम्मिलित है। नेक्स्ट है आहार नाल तथा स्रावी ग्रंथियां संयुक्त रूप से मानव के पाचन तंत्र का निर्माण करती है। इसमें मुख गुहिका, ग्रासिका, आमाशय, क्षुद्रांश, वेदांत जो मलाशय में समाप्त होती है तथा गुदा सम्मिलित है। इसमें जो है कि गुदा भी सम्मिलित है। पाचक रस स्रावित करने वाली मुख्य ग्रंथियां हैं लाला ग्रंथि, यकृत एवं अग्नाशय, आमाशय की भित्ति एवं क्षुद्रांश की भित्ति भी पाचक रस को स्रावित करती है। ध्यान रखेंगे। आगे पॉइंट है विभिन्न जीवों में भोजन ग्रहण करने की विधियां भी भिन्न होती हैं। किस प्रकार से होती हैं, तो पोषण एक जटिल प्रक्रम है जिसमें अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण,
स्वांगीकरण एवं निष्कासन शामिल हैं। ध्यान रखेंगे। आगे है मड कैसे कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख में ही प्रारंभ हो जाता है। देख सकते हैं मड कैसे कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख में ही प्रारंभ हो जाता है। जैसे मड जैसे कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख में ही प्रारंभ हो जाता है, जो कि लार के माध्यम से होता है। प्रोटीन का पाचन आमाशय में प्रारंभ होता है। यकृत द्वारा स्रावित पित्त अग्नाशय से आग्नाशयिक स्रावित एवं क्षुद्रांश की भित्ति द्वारा स्रावित पाचक रस की क्रिया के भोजन में के सभी संघटकों का पाचन क्षुद्रांश में पूरा हो जाता है। जल एवं कुछ लवण बृहांत जल एवं कुछ लवण विधांत में अवशोषित होते हैं, यानी बड़ी आंत में अवशोषित होते हैं और अवशोषित पदार्थ शरीर के विभिन्न भागों को स्थानांतरित कर दिए जाते हैं। बिना पचे अपशिष्ट जिनका अवशोषण भी नहीं होता है, मल के रूप में गुदा द्वारा शरीर के बाहर निकाल दिए जाते हैं। ये चीज आपको समझ में आ रहे होंगे और आ गए होंगे सारे के सारे पॉइंट। आगे बढ़ेंगे, कुछ और पॉइंट है आपके सामने। गाय, भैंस एवं हिरन जैसे घास खाने वाली जंतु रोमंथी यानी रूमिनेंट कहलाते हैं। गाय, भैंस एवं हिरन जैसे घास खाने वाले जंतु को रोमंथी कहते हैं या फिर रोमिनेंट कहलाते हैं। वे पत्तियों का अंतर्ग्रहण तीव्रता से करके उन्हें निगल लेते हैं तथा रुमेन में भंडारित कर लेते हैं। कुछ अंतराल के बाद पुनः भोजन मुख में आता है और पशु धीरे धीरे जुगाली करके उसे चबाते हैं। नेक्स्ट है अमीबा। अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण पदार्थ की सहायता से होता है। इसका पाचन खाद्यधानी में होता है। खाद्यधानी में होता है इसका पाचन। अमीबा में भोजन का पाचन खाद्यधानी में होता है। पूछा गया क्वेश्चन है भाई साहब, मेरा गलत हो गया था, ठीक है, नहीं पढ़े थे इसलिए। आगे बढ़ेंगे, यहाँ देख सकते हैं क्या आप जानते हैं क्या, तो इसकी किस बकरी के दूध में देख सकते हैं, किसी बकरी के दूध में मिलने वाली वसा की संरचना गाय के दूध की वसा के अपेक्षा सरल होती है। अतः बकरी के दूध का पाचन गाय के दूध के अपेक्षा आसान होती है। इसीलिए बच्चे को जन्म लेते हैं, उस बच्चे को कभी कभी आप सुने होंगे गांव में, जो गाय का दूध जब तक माँ को दूध नहीं आया होता है, जन्म के तुरंत बाद माँ को दूध नहीं आता है, उसके कुछ देर के बाद दूध आता है, कुछ दिनों के बाद दूध आता है माँ को, तब तक बच्चे को क्या पिलाया जाए भाई साहब, तो यह बकरी का दूध पिलाया जाता है। गांव में आप सुने होंगे, लेकिन आजकल नहीं पिलाया जाता है, डब्बे वाला दूध पिलाया जाता है, शहद पिलाया जाता है, पानी पिलाया जाता है। समझ रहे हैं बात को, ठीक है। और इसी संदर्भित कुछ क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे मैं रखने की कोशिश करूंगा। वसा का पूर्ण रूपेण पाचन जिस अंग में होता है वह क्या कहलाता है, वह क्षुद्रांश कहलाता है, यानी छोटी आंत। छोटी आंत, ठीक है, छोटी आंत में वसा का पाचन होता है। ख, जिसमें जल का अवशोषण मुख्यतः जिस अंग द्वारा होता है वह कहलाता है बड़ी आंत, जिसमें बड़ी आंत बृहांत जिसे बोलते हैं, जिसमें लवण और जो है कि बड़ी आंत, लवण और जल का अवशोषण होता है इसमें, ठीक है, बड़ी आंत में। आगे बढ़ेंगे, आगे आपको नेक्स्ट चैप्टर दिखेगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको इस चैप्टर के बारे में बताएंगे। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम। नेक्स्ट वीडियो मैं जल्द आप सभी के लिए लेके आऊंगा। थैंक यू।